प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारा विषय हिंदी साहित्य के अंदर बीए बीएड प्रथम वर्ष की पहली जो पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है और आदिकाल की जो परिस्थिति कहें, उनके बाद उनकी प्रवृत्तियों को पढ़ा। उसके बाद जो आदिकाल के रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने जो आदिकाल के रचनाकार हैं उन रचनाकारों को पढ़ा, जिसमें ताशस दगरासे, उसके बाद ग्रियेशन, शिव सिंह सेगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन सब को पढ़ने के बाद थोड़ा सा जो कह सकते हैं, क्योंकि ये जो विद्वान थे उन विद्वानों में अन्य भी हैं, जिस तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, उसके बाद कह सकते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, या कह सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो कहने का मतलब इन लोगों ने भी किया कि अपने जो विचार हैं वो मत हैं वो प्रस्तुत किए। और उसके साथ साथ इन लोगों ने भी इस आदिकाल को लेकर के, इसके नामकरण को लेकर के, और नामकरण के साथ साथ इसकी जो समय सीमा है उस समय सीमा को लेकर के, और उन्होंने अपने जो मत हैं उन मतों को प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। तो इसमें ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि वो जो हैं, और इन्होंने अपनी जो परिभाषा दी तो उन परिभाषाओं में कितना के जैसे फर्क, एक तरह से कह सकते हैं कि मतभेद है, वो देखने को मिलता है। अब एक दृष्टि से देखें तो ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन डॉक्टर राम कुमार वर्मा से पहले किसी ने इसको 1929 से शुरू किया, किसी ने उसको 1930 से शुरू किया। ठीक है, तो अब इन विद्वानों ने इन अपने अपने मत के अनुसार इसकी काल अवधि रखी और काल अवधि के साथ साथ इसमें अपनी परिभाषा दी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दृष्टि से देखें तो 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से लेकर के 1643 तक की जो काल अवधि है, उस काल अवधि में जो रचित हिंदी साहित्य है उस साहित्य को दृष्टिपथ में रख करके हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। अब उन्होंने बताया, उनकी खातिर कहा जाता है कि 693 से लेकर के और 1643 तक, ठीक है, तो इस काल अवधि में रचित जो हिंदी साहित्य है उस हिंदी साहित्य को उन्होंने और अपनी दृष्टि में रख करके, ठीक है, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास का मतलब ये है कि उन्होंने क्या है कि जो विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके द्वारा दी हुई जो परिभाषा थी उसको सर्वसम्मति से माना गया। उससे पहले के भी जो विद्वान हैं उन्होंने भी अपनी जो परिभाषा दी तो उनकी आलोचना करते हुए, कहने का मतलब एक तरह से संशोधन करते हुए, और अपने जो विचार हैं उन विचारों को प्रस्तुत किया। अब एक दृष्टि से देखें तो इनका मानना ये था, जैसे देखो आपको मैंने पहले भी बताया, एक बार दोबारा थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे द्विवेदी जी हैं, तो द्विवेदी जी ने इसको 1000 से लेकर के 1400 तक का जोड़ा। ठीक है, मिश्र बंधु हैं, उन्होंने इसको 700 से लेकर के और उसके 700 से लेकर के 1200 तक जोड़ा। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि ये जो विद्वान है उन विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसकी जो समय सीमा है उस समय सीमा को रखा। इसमें काल विभाजन की दृष्टि से प्राय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अनुसरण किया गया। अब उन्होंने बताया कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी जो परिभाषा 1050 से लेकर के 1375 तक का जो समय है उसको उन्होंने आदिकाल माना, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए और डॉक्टर वर्मा जी ने क्या किया है कि राम कुमार वर्मा जी ने 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। अब उनका मानना ये है कि ये जो हिंदी साहित्य है उसका जो इतिहास है वो 693 ईस्वी से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और मिश्र बंधु इसको 700 से जोड़ते हैं, 7 साल बाद से। ठीक है, द्विवेदी हैं वो उसको 1000 से जोड़ते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो उनको 1050 से मानते हुए 1943 तक का जो काल है उसको उन्होंने संधि काल के नाम से पुकारा। अब ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस आदिकाल है, इस आदिकाल को उन्होंने एक समय तो संधि काल कह दिया, और इसी काल को
दूसरे पल उन्होंने चारण काल भी कह दिया। कहने का मतलब उन्होंने समय सीमा रखते हुए, यहाँ अगर एक दृष्टि से देखें तो 693 से तो उन्होंने संधि काल को माना, ठीक है। अब उनका मानना ये था कि 693 से लेकर के और 943 तक का जो काल है वो संधि काल नाम दिया उन्होंने इसको, ठीक है। और उसके अंतर्गत है अपभ्रंश के प्रभाव से और यह अपभ्रंश के सिद्ध, जैन तथा नाथपंथी, ठीक है, सिद्ध, जैन और नाथपंथी कवियों की जो वाणी को स्थान दिया गया, ठीक है। उन लोगों ने जो रचनाएं की या उन लोगों ने अपने जो सिद्ध सिद्ध योग से, ठीक है, जिस तरह से महायान प्रायण को लेकर के, कपाल बात, पांच शाक्त को लेकर के, शिव और शाक्त को लेकर के, तो ये जो नाथपंथ कवि थे ना, उन कवियों की जो वाणी है उनको स्थान दिया। और इसके बाद के काल को, इसके बाद के काल को, और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का नाम दिया था, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उसे चारण काल का। अब इनका दो हो गया, ठीक है। पहले वाला तो हो गया संधि काल, उसकी समय सीमा 693 से लेकर के और 943 तक का समय, ठीक है। और इसके बाद इसी काल को लेकर के उन्होंने चारण काल नाम दे दिया, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कह सकते हैं कि इसको वीरगाथा काल नाम दिया था, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो उन्होंने इसकी जो समय सीमा है वो 1050 से लेकर के 1375 रखी। तो इन्होंने इसको चारण काल कहते हैं कि वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के नाम से अभिहित किया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इस इतिहास में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 700 से लेकर के 750 तक का जो काल अवधि का ही विवेचन किया। अब इन्होंने बताया कि बाकी जो है ना उनके अनुसार उन्होंने उसको मान लिया था, किंतु यहाँ एक दृष्टि डालें तो ये देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि 700 से लेकर के 750 तक का जो काल अवधि है उसका विवेचन करते हुए और उन्होंने एक तरह से इनका वर्णन किया। अब इसके बाद क्या कि पूरे इतिहास में इन्होंने जो वर्णन किया ना, पूरे इतिहास में इसमें इनको 7 प्रकरणों में विभक्त किया। अब कहने का मतलब इस पूरे इतिहास का वर्णन है, जो आदि काल है, वीरगाथात्मक काल है, चाहे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार संधि काल कहो, चाहे ये कह सकते हैं इसको चारण काल कहो, तो इसको इन्होंने क्या है कि 7 प्रकार से बांटा। अब 7 प्रकार कैसे रहे, इनमें ये प्रकरण है इस प्रकार है कि इन प्रकरणों के अंदर संधि काल, ठीक है, जो इन्होंने इसका नाम दिया, फिर इसी को इन्होंने चारण काल कह दिया, ठीक है। फिर जैसे आदिकाल के बाद भक्ति काल आया ना, तो उन्होंने उसको इसमें इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि 700 से लेकर के 750 तक की समय लगभग 1050 जो वर्षों तक का जो काल रहा, तो उनका वो उसको जोड़ते चलते हैं। फिर वो भक्ति काल की अनुकरणिका, ठीक है, तो उनको भी उन्होंने रखा। फिर वो कहते हैं कि भक्ति काल, और भक्ति काल के अंदर राम काव्य और कृष्ण काव्य, ठीक है, उनको भी उन्होंने अपने इतिहास रचनाओं के अंदर, अपने लेखन कार्य के अंदर उनको भी वो स्थान देते हैं। अब इनके अनुसार क्या था, अब इन्होंने एक बात तो ये की कि इस पूरे प्रकरण को 7 प्रकरणों में रखा, अलग अलग नाम रखे गए, उन नामों के साथ उसको विभक्त किया गया, और जिसमें संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुकरणिका, और भक्ति काल राम काव्य और कृष्ण काव्य, ठीक है। इसके बाद इनका मानना था कि हिंदी का जो पहला कवि हो वो स्वयंभू है, ठीक है। जैसे डॉक्टर माफ करना, हाँ, शिव सिंह सेगर जी हैं, तो उन्होंने शिव सिंह सेगर जी ने जिस तरह से पुष्य को प्रथम कवि माना था, उसी की तरह से जो कुछ एक कवि हैं उन्होंने जिस तरह से शालिभद्र सूरी को माना था, इसी तरह से ये जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो स्वयंभू को मानते हैं, ठीक है। या कुछ एक ने सरप्पा को भी माना था जो जैन थे। स्वयंभू को स्वीकार किया। इस इतिहास की भी वे सीमाएं हैं
जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की हैं। अब उन्होंने बताया कि इनकी भी अपनी एक समय सीमा है, ठीक है, एक समय अवधि है, और इस समय अवधि के अनुसार ही उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और इसके बारे में लिखा। जिस तरह से कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1050 से लेकर के 1375 का समय रखा, उसी प्रकार इन्होंने 700 से लेकर के और 750 1750 तक का जो समय है उस अपने इतिहास काल का नाम इन्होंने दे दिया, ठीक है। इस काल की विशेषता को देखें तो इस काल की विशेषता के अंतर्गत ये देखने को मिला कि यह है कि इसमें अपने पूर्ववर्ती इतिहास, इससे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कह सकते हैं कि ग्रियर्सन है, तारशो दासी हैं, मिश्र बंधु हैं, द्विवेदी हैं, तो उन्होंने जो कुछ सामग्री रखी ना, या नामकरण जो किया, या काल अवधि जो बताई, या जो ग्रंथों की रचना की, तो उसी हिसाब से ये कहते हैं कि ये भी इसमें पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों की सामग्री का बहुत ही सुनिश्चित और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया गया। अब उन्होंने बताया कि इन इससे पूर्व के जो ग्रंथों की सामग्री का बहुत ही सुनियोजित, मतलब व्यवस्थित रूप से, किसी भी प्रकार का इसमें ऐसा नहीं कि जरूर मतभेद है, थोड़ा सा लेखन को लेकर के है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपने विचारों को लेकर के है, किंतु विवेकपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्वक, ठीक है। और कहीं भी ऐसा नहीं कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, शुरुआती जो समय है संधि काल, संधि काल के बाद चारण काल, चारण काल के बाद इन्होंने जिस तरह से भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो इनको जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो परिभाषा दी ना, या समय अवधि रखी, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात कर रहे हैं तो इनकी खातिर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वैसा का वैसा उनका अनुसरण करते हुए उन चीजों को स्वीकार किया। तो यहाँ कहते हैं कि उन्होंने बड़ी व्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से और विवेकपूर्ण ढंग से अपने इसको उपयोग में किया। इन्होंने कवियों के काव्य सौंदर्य का उद्घाटन करने वाली शैली अनेक स्थलों पर काव्य में हो उठी है। अब उन्होंने बताया कि ये जो रचनाकार थे, उन रचनाकारों के जो सौंदर्य का मतलब उनका जो लेखन कार्य था, उन लेखन कार्य को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। और इस शैली के कारण यह जो इतिहास पाठकों में पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। अब उन्होंने बताया कि उन्होंने जिस तरह से अपने इस विशेषता को लेकर के और अपनी रचना की, तो ये जो पढ़ने वाले जो पाठक थे, उन पाठकों में एक तरह से लोकप्रिय कहने का मतलब अपनी जो पहचान, ठीक है, लोगों में प्रिय, तो इसकी खातिर कहा जाता है कि अपने आप में लोकप्रिय हुआ। डॉक्टर वर्मा की इतिहास दृष्टि का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अब देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने जो विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों को हमें बड़े कह सकते हैं कि सहज रूप से उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि ऐसी कुछ कई बार कुछ जिस तरह से कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको अपन सहजता से, जो चीज हमें एक तरह से अगर शालीनता पूर्वक, विवेकपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित रूप से अगर कोई बात कही जाए, तो उसको इस तरह से किसी प्रकार का मतलब जरूर अगर इसको लेकर के थोड़ा सा असमंजस हो, किंतु उसके बावजूद भी क्या है कि लोग उसको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि जैसे कह सकते हैं कि इस समय की जो बात है तो वो ऐसे ठीक ही बैठती होगी। तो ऐसे ही कुछ इसमें भी देखने को मिला। अब इस क्रम में देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी परिभाषा दी, और अपनी परिभाषा देने के साथ साथ ये जो आदिकाल है, उस आदिकाल को लेकर के और अपने कह सकते हैं कि विचार प्रस्तुत किए। उन विचारों को उन्होंने डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बताए अनुसार भी कह सकते हैं कि उन्हीं का अनुसरण भी किया। उसके साथ साथ अपने भी विचार रखे। जो सिद्ध जैन और नाथ कवि थे, उनकी वाणी को भी स्थान दिया उन्होंने। उसके साथ साथ पूरे इतिहास में इसको 7 प्रकरणों में भी विभाजित किया, और जिसमें संधि काल है, चारण काल है, भक्ति काल की अनुक्रमिका है, या भक्ति काल के अंदर राम काव्य और श्री कृष्ण काव्य, श्री राम काव्य और श्री कृष्ण काव्य, और स्वयं को उन्होंने पहले कवि के रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास की विशेषताओं को लेकर के, या उनसे पूर्ववर्ती जो ग्रंथों की सामग्री है उसको सुनियोजित और विवेकपूर्ण ढंग से
उपयोग में लिया और कवियों के सौंदर्य और उद्घाटन को करने वाली शैली को अनेक स्थलों पर काव्य में होकर के उठी हुई देखते हैं। और इसी विशेषता के कारण ये जो पाठकों पर प्राय अपनी छाप छोड़ने में एक तरह से कह सकते हैं कि कामयाब रहे। और उसके साथ साथ देखा जाए तो इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसी क्रम में जो आगे वाले विद्वान हैं उनका नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह की खातिर बताया जाता है कि उन्होंने भी क्या है कि अपने अनुसार, ठीक है, और अपने जो विचार हैं उनको रखा। उनके अनुसार बताया जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। आदिकाल, रीति आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो उससे तो कह सकते हैं कि जो जैसे था उसके साथ साथ वो सहमत रहे और अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए। किंतु आधुनिक जो हिंदी साहित्य है ना, अब जिसे हम गद्य काल के रूप में पढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। इनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य अपने आप में दूसरा इतिहास है, ग्रंथ प्रकाशित हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने जिस तरह से जो पहले वाले था उनका अनुसरण करते हुए और जो आधुनिक हिंदी है उस आधुनिक हिंदी के अंदर जो अपने मत प्रस्तुत किए, उससे ऐसा लगा कि जैसे हिंदी साहित्य का कोई दूसरा इतिहास है वो प्रकाशित होकर के हमारे सामने आया। इसमें पुरानी मान्यताओं का पृष्ठपोषण न होकर नई प्रस्तुति की गई। अब उसमें बताया जाता है कि इनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं के अंदर जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी और पुरानी परिपाटी के अनुसार जो विद्वान थे और वो विद्वान अपनी जो रचनाएं कर रहे थे, तो उन रचनाओं को छोड़ एक तरह से का पृष्ठपोषण नए होकर के नई प्रस्तुति है वो उन्होंने प्रदान की। तो कहने का मतलब ये था कि अपनी साहित्य रचना के अंदर उनके जो विचार और उनके विचारों के अंदर अपने ही जो मत हैं और एक तरह से इन मतों के अनुसार अब उनका मानना था कि ये जो आदिकाल है वो वीरगाथा काल किस प्रकार से है। और उन्होंने एक दृष्टि से देखें तो आधुनिक काल को लेकर के अपने विचार हैं वो अधिक रखें। अब इसी क्रम में जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को पढ़ने के साथ साथ डॉक्टर बच्चन सिंह जी, बच्चन सिंह जी की एक ही जो बात है जो अच्छी कह सकते हैं कि वैसे तो अच्छी की बात करें तो अपने आप में सभी विद्वान अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं, किंतु यहाँ आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ को उन्होंने अपने ढंग से प्रस्तुत किया, तो ये अपने आप में एक विशेष रखने वाला है। इसी क्रम में अगले जो हैं वो उनका नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, तो आधुनिक माफ करना जो आदिकाल है और आदिकाल के दौरान है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो हैं उन्होंने भी क्या है कि आदिकाल को लेकर के अपने जो मत हैं वो प्रस्तुत किए। और मत प्रस्तुत करने के साथ साथ एक दृष्टि से देखें तो इनकी खातिर बताया जाता है कि इन्होंने एक तरह से वैज्ञानिक इतिहास से, ठीक है, हिंदी साहित्य का, तो उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और उसमें देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं, जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, माफ करना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने 1938 से शुरू की, शुक्ल जी ने 1930 से 29 से शुरू की, ठीक है। इसी तरह से ये जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं उन्होंने क्या है कि इसको 1965 से शुरू किया। और 1965 से शुरू करने के पश्चात वो कहते हैं कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। हम लोग इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ लेते हैं और कल इस पर और दृष्टि डाल लेंगे और उसके बाद और प्रकाश डाल लेंगे। तो उसमें ये सामने आया कि इनमें अनेक जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां, उसके साथ साथ ये जो पाश्चात्य विद्वान थे, कहने मतलब पीछे वाले जो विद्वान थे, उन विद्वानों के विचारों आदि को उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। और पाश्चात्य विचारों के और इतिहासकारों के चिंतन का मंथन करने से इतिहास का जो प्रकरण, एक तरह से कह सकते हैं कि जो पाश्चात्य विचारकों और इतिहासकारों के चिंतन का जो मंथन करके इतिहास की जो विकास प्रक्रिया का वैज्ञानिक विवेचन है वो इसमें देखने को मिलता है। और इतिहास की वैज्ञानिक विवेचन की बात करें
तो उसको किस तरह से एक नया रूप देने का कार्य कर सकते हैं और अपने एक जो विचार हैं उनको किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इनको लेकर के डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उन विचारों को कह सकते हैं कि हमारे सामने रखा। अब वैज्ञानिक दृष्टि से नजर डालें तो हमारे सामने ये निकल के सामने आता है कि ये जो कह सकते हैं कि एक तरह से जो साहित्य के रूपात्मक या प्रत्यात्मक या गुणात्मक जो विकास के सिद्धांत है वो स्थापित किए गए हैं, इसमें ये देखने को मिलता है। तो डॉक्टर गुप्त जी के जो विविध शोधों से और जो नवीन कह सकते हैं कि जानकारियों का जो उपयोग है वो प्रचलित काल के अंदर विभाजन के ढांचे में मौलिक परिवर्तन प्रस्तुत किया गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किए गए जो काल विभाजन है उनका संरचनात्मक परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलता है। तो इनमें जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं उनके जो विचार हैं उनको हमें कल और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग विद्वान जैसे सबसे पहले जो एक फ्रेंच विद्वान है, उसके बाद शिव सिंह सेगर हैं, उसके बाद शिव सिंह सेगर के बाद ग्रियेशन है, ग्रियेशन के बाद मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधु के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी के बाद द्विवेदी हैं, द्विवेदी के बाद कह सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद कह सकते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं, उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र हैं और डॉक्टर गणपति के बाद डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो ये सारे के सारे जो विद्वान थे, तो उन विद्वानों ने क्या है कि अपने अनुसार जो काल विभाजन है उस काल विभाजन को लेकर के, नामकरण को लेकर के और अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए। तो यहाँ हम लोग जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं उनके जो विचारों को कल अच्छे से और प्रकाश में लेकर के अध्ययन करें।